वह महज 16 साल की थी जब उसके साथ 42 से भी अधिक दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। उसका कसूर बस इतना था कि उसने किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत की थी जो उसके साथ सिर्फ प्यार का झूठा नाटक कर रहा था। वह तब इस बाहरी दुनिया को नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि बाहर से इतनी खूबसूरत दिखने वाली यह दुनिया अंदर से इतनी घिनौनी भी हो सकती है। यह केरल का एक ऐसा दिल दहला देने वाला केस है जिसके लिए केरल सरकार ने पहली बार स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके बारे में आज भी बात करें तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जहन में केवल एक ही सवाल आता है, कैसे एक 16 साल की बच्ची ने इतनी बर्बरता को सहन किया होगा? क्या किसी से प्यार करने और किसी पर भरोसा करने की ऐसी सजा भी मिल सकती है जो उसके जीवन को अंधकार में बदल कर रख दे? यह कहानी शुरू होती है 2 जनवरी 1996 केरल के सूर्यनेल्ली से, जहां पर 16 वर्षीय दीपा का परिवार कुछ समय पहले ही रहने आया था। उसके पिता की नियुक्ति दूर संचार विभाग में हो गई थी। दीपा के पिता ने उसका एडमिशन मुन्नार के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में करवाया था और वह अपनी पढ़ाई के लिए वहीं हॉस्टल में रहती थी। वहीं राजू एक बस कंडक्टर था और धीरे धीरे उसने दीपा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। राजू लगातार उसे अपने साथ भगाने की जिद करता था, लेकिन दीपा हर बार मना कर देती थी। आज फिर दीपा राजू से मिलने आई थी और राजू उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। दीपा ने मासूमियत से पूछा, आप सच बोल रहे हैं ना? मेरा मतलब है कि अगर मैं आपके साथ जाती हूं तो आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? इस पर राजू ने दीपा का हाथ पकड़ा और काफी भावुक होकर बोला, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर रहने दे। जा अपने हॉस्टल और पढ़ाई कर। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तूने कभी मुझसे प्यार किया होगा। सब कहने भर की बातें हैं बस। यह लड़का था राजू, जिससे दीपा प्यार करने लगी थी। या यूं कहें कि 16 वर्ष की बच्ची को अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर राजू केवल उसका इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे दीपा पूरी तरह अनजान थी। दीपा मुन्नार के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में रहती थी और वहीं से वह राजू को जानने लगी थी। राजू की बातों में आकर दीपा ने 16 जनवरी को अपना हॉस्टल छोड़ दिया और राजू का हाथ थामकर एक नए सफर पर निकल पड़ी। लेकिन तब वह यह नहीं जानती थी कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर होने वाला था। शाम के करीब 4:20 बजे दीपा राजू के साथ कोठामंगलम जाने के लिए बस में बैठ गई। आंखों में भविष्य के हजारों सपने लिए दीपा राजू का हाथ थामे बस में बैठकर चली जा रही थी। तभी रास्ते में दीपा ने घबराते हुए पूछा, राजू, मैंने आज तुम्हारे लिए अपना हॉस्टल भी छोड़ दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले जाकर शादी से मुकर तो नहीं जाओगे ना? राजू ने प्यार से दीपा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दीपा ने मुस्कुराते हुए राजू के कंधे पर सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो राजू उस बस में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी, लेकिन राजू उसके आसपास कहीं भी नहीं था, जिससे वह बहुत ज्यादा घबरा गई। दीपा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद से बोली, रात भी होने को आई है और राजू का भी कुछ पता नहीं चल रहा। अब हॉस्टल से भी इतनी दूर आ चुकी हूं कि चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अब करूं भी तो क्या करूं? दीपा इस वक्त मझधार में फंस चुकी थी। न तो वह वहां से वापस जा सकती थी और न ही उसके पास अब कहीं और जाने की जगह थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर थोड़ा सोचने के बाद दीपा ने उड्डयन जाने का फैसला किया, क्योंकि उसकी मौसी उड्डयन में रहती थी। लेकिन शायद आज किस्मत भी दीपा के साथ नहीं थी, इसीलिए उसे उड्डयन की डायरेक्ट बस नहीं मिली। इसलिए अब वह मुक्तपुरम की बस में बैठ गई। कुछ समय बाद दीपा मुक्तपुरम पहुंच गई, जहां उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा हो। अब दीपा और भी ज्यादा घबरा गई। जो उसे ध्यान से देख रहा था वह कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक औरत थी जिसका नाम था उषा। दीपा उड्डयन जाने वाली बस में चढ़ी और उसके साथ ही उषा भी उस बस में चढ़ गई। बस में काफी भीड़ थी और उषा झट से एकमात्र खाली सीट पर बैठ गई। फिर वह दीपा से बोली, तुम भी यहां आ जाओ।
बाकी कोई सीट खाली नहीं है। दीपा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे सच में एक भी सीट खाली नहीं दिखी। इसीलिए दीपा उषा के साथ बैठ गई और बस चलने लगी। बातों ही बातों में उषा ने दीपा से उसके बारे में पूछा। मासूम सी दीपा ने रोते हुए उषा को सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद उषा ने बड़े प्यार से दीपा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, देखो दीपा, अब जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अब आगे का सफर तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे घर वालों से नहीं मिला देती। फिर दोनों उड्डयन के बस स्टैंड पर उतर गए। अब दीपा को डर नहीं लग रहा था क्योंकि उषा उसका सहारा बनकर उसके साथ थी। लेकिन वहां उषा ने दीपा को बताया कि उनकी मौसी का घर वहां से बहुत दूर है, इसलिए वह उसे सुबह छोड़ देगी। फिर उषा ने उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन आधे रास्ते में ही उषा ने दीपा को धर्मराजन से मिलवाया और धर्मराजन का नाम श्री कुमार बताया। उषा ने धर्मराजन से कहा, यह दीपा है, इस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। इसके बाद उषा ने बाकी सारी बातें भी बता दीं। यह सुनकर धर्मराजन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने दीपा से बहुत प्यार से कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया उस राजू ने। अगर वह मुझे मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें सही सलामत वापस पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कल सुबह तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अभी मेरे साथ घर चलो। दीपा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उषा के बार बार कहने पर उसे न चाहते हुए भी जाना पड़ा। फिर वहां जो हुआ, उसने दीपा की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। दीपा को एक लॉज में पहुंचाने के बाद उषा ने अकेले में धर्मराजन से पैसे मांगे। उसे देखकर उषा मुस्कुराते हुए बोली, देखो धर्मराजन, तेरे लिए कितना अच्छा माल लाई हूं। जैसे ही यह मुझे मिली, मैं फौरन तेरे इलाके में पहुंच गई। अब मेरा इनाम तो बनता है ना? इस पर धर्मराजन बोला, काम तो तूने सच में बहुत अच्छा किया है, और सबसे अच्छी बात, तूने मेरा नाम भी गलत बताया। अगर ये कल को किसी को कुछ बताती भी है तो हर कोई श्री कुमार के नाम से मुझे ढूंढेगा। इतना कहने के बाद धर्मराजन और उषा हंसने लगे। फिर धर्मराजन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इनाम के तौर पर उषा को दे दिए। इसके बाद धर्मराजन दीपा के कमरे में उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए पहुंच गया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि दीपा का प्रेमी राजू भी धर्मराजन के लिए ही काम करता था। वह भोली भाली लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धर्मराजन को बेच देता था। मासूम सी दीपा खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी और फिर धर्मराजन के सामने उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन धर्मराजन पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह दीपा के करीब आया और उसके दुपट्टे को उतारते हुए बोला, तू इतना डर क्यों रही है? समझ ले, मैं तेरा वही आशिक हूं जिसके साथ तू हॉस्टल से भागी थी। चल, अब नाटक छोड़ और मेरे पास आ जा। धर्मराजन ने उसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया और फिर उसे अपनी ओर बेहद करीब खींच लिया। दीपा पूरी तरह से रो रही थी और साथ ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन धर्मराजन पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने दीपा को बिस्तर पर खींच लिया। सारी रात धर्मराजन दीपा के साथ जबरदस्ती करता रहा, लेकिन दीपा कुछ नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ दीपा के पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे। वे सारी रात दीपा को खोजते रहे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि दीपा उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। अगली सुबह धर्मराजन उसे वहां से किसी और शहर में ले गया। उसने दीपा को पहले ही जान से मारने की धमकी दे दी थी, इसलिए वह चाहकर भी रास्ते में भागने की कोशिश नहीं कर पाई। एक लंबा सफर करके दोनों एरानाकुलम पहुंचे। फिर धर्मराजन को बस स्टैंड पर ही लेने एक गाड़ी आ गई। दीपा को न चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक होटल के बाहर रुकी। धर्मराजन गाड़ी से बाहर आया और दीपा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, आओ, बाहर आओ, तुम्हें किसी खास से मिलवाता हूं। उसके बाद धर्मराजन उसे एक होटल के कमरे में ले गया और उसे किसी और आदमी के पास एक रात के लिए छोड़ दिया। आज की रात फिर से दीपा के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन फर्क बस इतना था कि इस बार धर्मराजन की वजह से किसी और आदमी ने यह किया था।
इसी तरह से दीपा को हर रात नए नए आदमियों के साथ वक्त बिताना पड़ता था और धर्मराजन उसे बेचकर खूब पैसा कमाता था। वह पेशे से वकील था, इसीलिए उसे सजा का जरा भी डर नहीं था। फिर एक दिन उसने दीपा को तैयार होने के लिए कहा। धर्मराजन ने दीपा से कहा, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी आजादी का समय आ चुका है। इसके बाद धर्मराजन दीपा के साथ बस में बैठकर वापस चल दिया और उसे धमकी देते हुए बोला, देख, मेरा असली नाम तो तू जान ही चुकी है। यह भी जानती है कि मैं पेशे से वकील हूं, इसलिए वापस जाकर किसी के भी सामने मेरा नाम लेने की सोचना भी मत, वरना उन तस्वीरों के जरिए मैं तुझ पर धन उगाही के केस में अंदर करवा दूंगा। दीपा घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आखिरकार वह पल आ ही गया जब दीपा को आजाद कर दिया गया। फिर 26 फरवरी 1996 को वह अकेले अपने पिता के कार्यालय में अचानक प्रकट हो गई। दीपा के पिता ने जैसे ही अपने कार्यालय में अपनी बेटी को अंदर आते हुए देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे उसकी तरफ दौड़ते हुए बोले, दीपा, मेरी बच्ची, तू आ गई। दीपा की हालत देखकर उसके पिता हैरान हो गए। उन्होंने अपने बयान में कहा, मेरी बच्ची को जब मैंने आखिरी बार देखा था तो वह अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। वह उस वक्त बच्ची की तरह लगती थी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसका शरीर काफी बदल चुका था। वह एक वयस्क औरत की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारी खरोंचों के निशान थे। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वह किस दौर से गुजरी होगी। मैंने झट से आगे बढ़कर अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। इसके बाद दीपा की रिपोर्ट दर्ज होने में ही 2 दिन का समय लग गया। फिर दीपा का मेडिकल चेकअप हुआ। उसके साथ अलग अलग स्थानों पर 42 से ज्यादा आदमियों ने हैवानियत की थी, जिसके निशान उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे। वह लगभग 40 दिनों तक इन हैवानों के बीच रही थी और इस दौरान उसने 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यात्रा की थी। तो ऐसे में 16 साल की बच्ची की क्या हालत हुई होगी, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दीपा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी परेशानियां यहां से और भी ज्यादा बढ़ गईं। यहां से शुरू हुई उसके केस की एक लंबी लड़ाई। इसके साथ ही दीपा को समाज से भी लड़ना पड़ा, क्योंकि समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही दीपा को इंसाफ मिला और उसके गुनहगारों को सजा हुई। दीपा ऐसी बर्बरता झेलने वाली पहली लड़की नहीं थी और न ही वह आखिरी थी जिसने यह सब झेला। ऐसी रूह कंपा देने वाली बहुत सी कहानियां हर ओर बिखरी पड़ी हैं। अगर आप ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।